बाकी लिखना उन लोगों को चाहिए नोट्स वगैरह से, जो लोग नए हैं उनको तो एटलीस्ट लिखना चाहिए। ठीक है, आओ देखो सुनो भाई। और हम लोग ना सिर्फ टॉपिक निपटा रहे हैं बल्कि उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे, जो उसके पहले के टॉपिक हमने पढ़े थे वो गुलाम वंश खिलजी वंश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे थे। मुगल वंश की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आज जो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, बाबर की। देखो मुगल वंश का अगर टोटल टाइम पीरियड की अगर बात करोगे ना आप लोग, मुगल वंश का टोटल टाइम पीरियड था कितना आपको पता है? 1526 से लेकर के कहाँ तक, 1857 तक था भाई। लेकिन इसमें बहुत सारे राजा हुए, ठीक है ना। और उसको याद करने की ट्रिक एक है, वो भत्सा है ना। तो बी का मतलब क्या हो गया आपका, बाबर हो गया। एच का मतलब क्या हो गया आपका, हुमायूं हो गया। ए का मतलब क्या हो गया आपका, औरंगजेब हो गया। जे का सॉरी, अकबर हो गया। ए का मतलब क्या हो गया, अकबर हो गया। ठीक है, अकबर के बाद क्या आ जाएगा फिर, जहांगीर हो जाएगा, फिर शाहजहां हो जाएगा, और फिर औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है ये। अच्छा, औरंगजेब के बाद भी बहुत सारे राजा आए, जैसे अकबर सेकंड आया, और भी बहुत सारे आए। आखिरी जो राजा था वो था आपका, हाँ, बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर था, आखिरी लास्ट था। इसके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। कुछ इसमें और भी बहुत सारे बीच बीच में आए, वो हम फर्रुख शेर वगैरह ये सभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन आया, बाबर आया। और ये 1526 से, इसका ये जो टाइम पीरियड दिखा रहा है ना, ये इसके शासन का टाइम पीरियड है। मतलब कितने दिन इसने शासन किया, मात्र 4 साल। 4 साल के बाद इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो मुगल साम्राज्य का संस्थापक इसे कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यही आया तो यही स्टैब्लिश करेगा, ठीक है ना। इसका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, लेकिन उसका हमें मैटर नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये जो बाबर था गई, ये ऐसा कहा जाता है कि ये तैमूर लंग जो हमने पीछे पढ़ा था, और चंगेज खां का वंशज था, ठीक है ना। चंगेज खां का वंशज था दोनों का। मतलब इसकी मदर जो थी वो, शायद ऐसा कहा जाता है, देखो माता का जो पक्ष था ना इसका, वो चंगेज खां का था। ठीक है, यानी कि मदर जो थी इसकी, वो चंगेज खां की साइड से थी, और जो पिता थे वो तैमूर की तरफ से थे। ठीक है, ये सब चीजें। इसने 12 साल की उम्र में ये सुल्तान बन गया था, जहाँ से फरगना का शासक था ये, अपने उस तरफ जहाँ पे बगदाद वगैरह जिस तरफ से ये रहता था, ठीक है ना। और इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। ठीक है, आगे। वह जल्द ही उज्बेक राजा की सहायता से एक दूर के रिश्तेदार द्वारा अपने राज्य से वंचित कर दिया गया। ठीक है, उसने खुद को पहले काबुल में स्थापित किया, और फिर अफगानिस्तान से लगातार दक्षिण और भारत की ओर धकेल दिया गया। मतलब इसके ऐसे सरकमस्टांसेस हो गए कि पहले तो जहाँ का ये राजा बना वहां से उसको हटा दिया गया, लेकिन इसने कोशिश करती रही, तो बाद में जाकर के धीरे धीरे किस तरह मूव करता रहा। अब वर्ल्ड का मैप देखोगे ना, तो वर्ल्ड का मैप में जिस तरफ का ये राजा था, उस तरफ से धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा भारत की तरफ ही। आगे इसका भारत में इंटरेस्ट आया, ठीक है ना। इसके अलावा भारत में इसका आगमन होता है। अच्छा देखो, इसका टाइम पीरियड है 1526 से लेकर के 1530। ऐसा नहीं है कि 1526 से पहले ये कोशिश नहीं कर रहा था, कोशिश तो ये खूब कर रहा था, ठीक है ना। लेकिन कोई खास उतनी सफलताएं, बड़ी सफलताएं हाथ नहीं लग रही थी, ठीक है ना। उसने जो है ना, ये हमने जो पढ़ा था, ये मुगल वंश हम पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा था सल्तनत काल के राजा के बारे में, आपने क्या पढ़ा था, गुड़खा तसले में ना भाई। गुड़खा तसले, तसले में। तो मुगल वंश से पहले, ये जो मुगल वंश थे, इससे पहले कौन सा वंश था, लोधी वंश था। तो भाई लोधी वंश, उसे दौलत खान लोधी ने, जो है ना पंजाब का गवर्नर था, ठीक है, इसको इनवाइट किया था। और किसके खिलाफ इनवाइट किया था, इब्राहिम लोधी, जो दौलत खान लोधी का जो वो था भतीजा, उसका चाचा, चाचा इसका ये था। दौलत खान लोधी इसका चाचा था, तो अपने भतीजे के अगेंस्ट जो है ना बाबर को आमंत्रित किया था। ये स्टोरी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर इसने बाबर, ये जो है ना आक्रमण किया इसने भारत पे लोधी वंश के ऊपर। और ये जो हमने पढ़ा था, ये भी पढ़ा था कि पूरे सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा राजा था जिसकी जो है वो डेथ हो गई थी, किसमें, युद्ध में, बैटल ग्राउंड में डेथ हो गई थी, अदरवाइज किसी की डेथ नहीं हुई थी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526 में, ठीक है ना। तो इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है इसमें। बाबर न केवल दिल्ली और आगरा के अधिकार करने में सक्षम हो गया, बल्कि लोधी का समृद्ध खजाना भी प्राप्त कर लिया। ठीक है, मतलब कि इब्राहिम लोधी को हराया और उसका खजाना वजाना प्राप्त कर लिया, प्लस में दिल्ली और आगरा दोनों जगह पर कैप्चर कर लिया। बाबर के सैनिकों की संख्या कम थी, लेकिन लोधी के पास 1 लाख
मतलब कि अगर लोधी के पास 1 लाख सैनिक थे तो बाबर के पास मात्र, तो भी कौन जीता? बाबर जीता। इसका कारण था सेना का संगठन जो है वो बाबर के पास बेहतर था, और इसके अलावा जो वॉर पॉलिसीज थी यानी कि युद्ध नीतियां थी वो बाबर की अच्छी थी। ठीक है ना। हाँ, कई सारी नीतियां जैसे तुलगमा युद्ध नीति है, ठीक है, तुलगमा युद्ध नीति या और भी। इसके अलावा सबसे पहले तोपों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी कौन था? भारत में बाबर ही था। ठीक है। मतलब इसकी रणनीति, इसकी जो वॉर पॉलिसीज थी वो बहुत अच्छी थी। बाबर की सैन्य विजय रणनीति का परिणाम थी। बाबर की जो सेना की विजय थी उसकी प्लानिंग का परिणाम थी। उन्होंने युद्ध की पद्धति को प्रभावी ढंग से लागू किया। उन्होंने तुर्की पद्धति को प्रभावी ढंग से लागू किया। उसने तुलगमा प्रणाली को भी लागू किया। ये युद्ध की एक टेक्निक होती है वॉर की। ठीक है। आगे, बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अपने बेटे हुमायूं को आगरा पर कब्जा करने के लिए भेजा। बाबर ने स्वयं को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। बाबर के विजय से पूर्व, ये तो कोई सुनिए इतना वो नहीं है, ये कहना चाह रहा है कि बाबर ने जब अपना जब विजय किया, बाबर ने जब जीता, तो उसके जस्ट पहले जो ना भारत में 5 मुस्लिम शासक थे, दिल्ली, गुजरात, मालवा, बंगाल, दक्कन और सुल्तान। ठीक है ना। दक्कन के सुल्तान थे ये। 1 2 3 4 5 जगह पे क्या थे? मुस्लिम शासक थे। 2 जगह पे प्रमुख हिंदू शासक थे, मेवाड़ के राणा सांगा, ठीक है ना, सांगा, और विजयनगर साम्राज्य के लोग। ठीक है। विजयनगर की तो तारीफ ये बाबर करता है, लेकिन राणा सांगे से इसका कॉन्फ्लिक्ट रहा काफी ज्यादा। आगे, पानीपत की जीत ने बाबर को अपनी विजयों को महत्वपूर्ण करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया, लेकिन साथ ही उसने नई समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। ठीक है। पानीपत की जो ये लड़ाई जीता है, आपको पता है बाबर के युद्ध क्या है? पानी पी के, खाना खा के, चंदेरी चली घाघरा पहन के। यानी कि पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या चंदावर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध। ठीक है। 1526, 1527, 1528 और 1529, है ना, ऐसे था। तो 4 के बाद 530 में उसकी डेथ ही हो जाती है। 1530 इसका लास्ट टाइम पीरियड है। तो 4 5 साल लगातार लड़ाई करता है। जब पानीपत की लड़ाई ये जीता तो इसको काफ़ी ज़्यादा बेस मिला, मजबूती मिली कि हाँ भाई चलो ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ समस्याएं भी हो गई। उसके रईस और सेनापति मध्य एशिया लौटने के लिए उत्सुक थे। मतलब उसके जितने भी सेनापति थे वो वापस जाना चाहते थे, क्योंकि भारत की जलवायु उनको पसंद नहीं थी। वे सांस्कृतिक रूप से भी अलग थलग महसूस करते थे। ठीक है ना। मतलब कोई भी मुस्लिम शासक यहाँ पे कुछ खास नहीं था, उसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम होती थी। राजपूत मेवाड़ के राजा राणा सांगा के नेतृत्व में चारों ओर रैली कर रहे थे और मुगल सेना को भगाना चाहते थे। जो मेवाड़, 2 हिंदू राजा थे, एक हमने पढ़ा विजयनगर में और एक हमने पढ़ा कहाँ पे? एक हमने पढ़ा विजयनगर में, एक हमने पढ़ा राजपूत। ये जो मेवाड़ वाला है, ये वाला मेवाड़, और ये विजयनगर एम्पायर। 2 जगह पे हिंदू राजा थे, बाकी जगह पे मुस्लिम्स थे। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ आगे? तो राणा सांगा ऑलरेडी एफर्ट लगा रहे थे कि उसको भगा देंगे। अफगान हालांकि पानीपत में पराजित हुए, फिर भी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में पूर्वी भागों में एक दूसरे की शक्ति थे। वे अपनी खोई हुई शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के लिए फिर से संगठित हो रहे थे। ठीक है। अफगान भी साथ साथ में एफर्ट लगा रहे थे ताकि वो दोबारा से इकट्ठा हो सके। बाबर ने अपने साथियों और रईसों को वापस रहने के लिए मना लिया। मतलब कि वो चाहते, वो लोग तो चाहते थे बाहर जाना। बाबर ने उनको एग्री कर लिया कि वो क्या करें, उनके साथ रहे, और वो एग्री भी कर गए। ठीक है। जो उसके सेनापति थे वो, जिन रईसों का झुकाव वापस रहने की ओर नहीं था उन्हें काबुल वापस जाने दिया। मतलब जो लोग, देखो इसके जितने भी सेनापति थे इसमें से कुछ को तो इसने मना लिया भारत में रहने के लिए, और कुछ जो नहीं मानना चाहते थे उनको उसने जाने दिया। ठीक है। अब उसके बाद दोनों के बीच में लड़ाई होगी। किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? खानवा का युद्ध हो जाता है। ठीक है ना। तो भारतीय इतिहास का सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक है खानवा का युद्ध। इसमें किसके बीच में होती है खानवा का युद्ध? खानवा का जो युद्ध है वो होता है बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में होता है। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध को जिहाद घोषित किया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके जीतने का पीछे का कारण भी ये है। राणा सांगा की हार हुई और दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर का स्थान सुरक्षित हो गया। हालांकि हार ये बैटल ग्राउंड में नहीं हुई थी, जहर देने की वजह से हुई थी। राणा सांगा को खाने में ना जहर दे दिया गया था, इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो बाद में राणा ये बाबर जीत जाता है
और दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर का पूरे तरीके से वो सेफ हो जाता, उसको कोई अटैक करने वाला नहीं रहता फिर यहाँ पे। ठीक है, आगे। मेवाड़ के राणा सांगा को मालवा के चंदेरी के राजा मेदिनी राय, मेवात के हसन खान और सिकंदर लोदी के छोटे महमूद लोदी के साथ बड़ी संख्या में राजपूत प्रमुखों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है ना, दो लोग लड़ रहे थे, एक तरफ तो बाबर था, ठीक है ना, जिसके पास युद्ध नीतियां थी, बारूद था, तोप था, और एक तरफ कौन था, राणा सांगा था, है ना। राणा सांगा के साथ और कौन कौन सपोर्ट कर रहा था, सिकंदर लोदी लोदी का छोटा बेटा जिसको बाबर ने ही मारा था पानीपत के युद्ध में। ठीक है, उसके अलावा मेवात का शासक हसन खां था, मुस्लिम होने के बावजूद भी इनके साथ था वो। इसके अलावा मेदिनी राय था जो चंदेरी का शासक था। ये सारे लोग राणा सांगा के साथ थे। जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। ये जो खानवा का युद्ध था इसको उसने जिहाद का युद्ध भी बोला था, मतलब वॉर अगेंस्ट रिलीजन की बात कही थी, मोटिवेशन के लिए। जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि जो है वो धारण की। बाबर ने आगरा के पूर्व में, आगरा के ईस्ट डायरेक्शन में ग्वालियर, धौलपुर और हसन खान मेवाती से अलवर के बड़े हिस्से की श्रृंखला को जीतकर अपनी स्थिति को और मजबूत बनाया। इसने, बाबर ने और एरिया, जब राणा सांगो को हराया उसके बाद उसने क्या क्या जीता, ग्वालियर को जीता, उसने धौलपुर को जीता। धौलपुर ये पड़ता है राजस्थान में, ठीक है ना। और हसन खान मेवाती के अलवर को जीता, अलवर भी राजस्थान में पड़ता है। तो ये सारा इलाका उसने जीत के अपने आप को और ज़्यादा इसने क्या कर लिया, स्ट्रांग कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। उसके बाद उसने पहला लड़ा पानीपत का, दूसरा लड़ा खानवा का, तीसरा लड़ा चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध मालवा के राजपूत शासक और बाबर और मेदिनी राय के बीच में, मेदिनी राय वही जो जो राणा सांगा को सपोर्ट कर रहा था वही वाला, इसके बीच में हुआ। ठीक है, अब ये जो मेदिनी राय था इसकी हार से राजपूताना में प्रतिशोध पूरी तरह से बिखर गया, मतलब जितने भी राजपूत थे वो स्ट्रांग नहीं रहे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है आपका, इसके बाद अगला युद्ध आ जाता है क्या, घाघरा का युद्ध या घग्गर का युद्ध। यह लड़ाई बाबर और महमूद लोदी के बीच में हुई जो कि अफगान शासक था ये। ठीक है ना, इब्राहिम लोदी का भाई। ठीक है, महमूद लोदी को बंगाल की नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था, बंगाल का नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था। बाबर के बारे में याद रखने हुए क्या क्या बातें हैं, देखो शीघ्र ही बाबर की मृत्यु हो जाती है। 4 युद्ध लड़े, युद्ध तो इससे पहले भी लड़ रहा था वो, लेकिन 4 मेन है क्या, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घग्गर का युद्ध। इसके बाद अगले साल उसकी मौत हो जाती है। लगातार युद्ध हैं, 1526, 1527, 1528 और 1529 और 30 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है ना, 47 वर्ष की आयु में इसको डेथ कर दे। वह अरबी और फारसी भाषाओं का एक महान विद्वान था, मतलब इसको अरबी की भी नॉलेज थी और फारसी भाषा की भी नॉलेज थी। उन्होंने अपनी यादें तुजू के बाबरी, बाबरनामा, ठीक है ना, अब्दुल रहीम खान द्वारा फारसी में अनुवादित। तुजू के बाबरी किसकी जीवन बायोग्राफी है, बाबर की, और उसको फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान ने अकबर के टाइम पे। ठीक है, उन्होंने लिखा इस चीज़ को। वह वहाँ अपनी गलतियों को स्वीकार करते थे और तथ्यों को दमन नहीं करते थे। ये जो बंदा था बाबर, इसके बारे में बताया जाता था कि ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता था और जितने भी फैक्ट होता था ना उसको वो नकारता नहीं था, चाहे वो उसका अगेंस्ट में हो चाहे वो उसके फेवर में, उसको एक्सेप्ट करता था। ये वह एक प्राकृतिकवादी भी थे, मतलब प्रकृति से प्रेम करने वाला, और उन्होंने अपने लेखन में वनस्पतियों और जीवों का वर्णन किया है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग कभी जाओगे, कभी हुमायूं का मकबरा घूमने, या कभी आप जाओगे ना लाल किला घूमने, तो जो लाल किला कह रहा हूँ, ये ताजमहल तो घूमने जाओगे, तो जहाँ पे ताजमहल है ना उसके जस्ट सामने ऐसे बीच में फाउंटेन चल रहा है, इस तरफ एक गार्डन है छोटा सा, इधर गार्डन है, इसको 4 बाग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, 4 बाग। तो 4 बाग की परंपरा की शुरुआत जो है वो बाबर ने की, और उसके बीच में पानी बह रहा है, तो बहते पानी और फव्वारे के साथ इसको जो है तैयार करा है। ठीक है, उसने 2 मस्जिदें बनवाई, एक पानीपत में और दूसरी मस्जिद जो है वो रोहिलखंड में बनवाई। उन्होंने उदाहरण के साथ नेतृत्व किया और अपने सैनिकों की कठिनाइयों को साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हालांकि एक रूढ़िवादी सुन्नी वह ना तो कट्टर थे और ना ही धार्मिक देवताओं के नेतृत्व में थे, मतलब कि ये सेकुलर दिखाया गया है इसको। सेकुलर समझते हो लोग क्या होता है, जो ज़्यादा कट्टर ना हो, जो अपने रिलीजन को लेकर ही खाली फेवर ना करते, जैसे औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, जहांगीर ने भी तोड़ा, है ना, ऐसा इसके साथ नहीं था, ना तो ये फेवर में था ना ही अगेंस्ट में था।
अच्छा, इसके भारत में आने से क्या क्या हुआ वो देखो आप लोग। तो देखो, भारत में जब बाबर आया तो जो नॉर्थ वेस्ट, गाइस ध्यान से सुना, ये जो नॉर्थ वेस्ट यानी कि जो ये वाली बाउंड्री है ना, जहाँ पाकिस्तान वाला इलाका जो तो होता था, वहां पे जो अटैक होते थे वो अटैक जो है वो, ठीक है ना, ध्यान सुना, उत्तरी पश्चिमी सीमा यानी इस बाउंड्री की बात कर रहा है वो जो मैप आप लोग देख रहे हो, उस मैप में जो पाकिस्तान वाला जो बाउंड्री का इलाका है उसी को उत्तरी पश्चिमी सीमा कहते हैं। ठीक है, तो उत्तरी पश्चिमी सीमा से बाहरी आक्रमणकर्ताओं से क्या कर दिया इसने, सुरक्षा कर दिया। ठीक है, और साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार काबुल और गांधार मुगल साम्राज्य के अभिन्न अंग बन गए। ठीक है, ये जो इसने अफगानों को हराया, अफगानों में कौन सा, इब्राहिम लोदी वगैरह को जब हराया इसने, उसके बाद से इसका जो एरिया है वो बढ़ करके कहाँ तक चला गया, अफगान, काबुल और गांधार तक चला गया। ठीक है, इसने ट्रांस एशियाई विदेशी व्यापार को मजबूत किया, चूंकि ये दो शहर पूर्व में चीन और पश्चिम में भूमध्य सागरीय बंदरगाहों के लिए कारवां के शुरुआती बिंदु थे। इसने जो है वो विदेशों से व्यापार को स्ट्रॉन्ग किया, इतना ध्यान रखना आपको। सुरक्षित उत्तर पश्चिमी सीमांत, चूंकि वे आक्रमणों के लिए मंचन स्थल थे, इसने क्या कर दिया, ये जो हमारा ये जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है, नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री है, इसको इसने क्या कर दिया, सिक्योर किया, ताकि वहां से अटैक ना हो सके, किसी के मंगोलों के या किसी के भी अटैक ना हो सके। राजपूत संघ की शक्ति को तोड़कर एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, राजपूतों को डिस्ट्रॉय किया और अखिल भारतीय साम्राज्य की जो है उसने मतलब एक यूनाइटेड इंडिया की स्थापना की। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कि जब भारत में ये जैसे आप टुकड़े देख रहे हो ना बहुत सारे, जैसे यहाँ पे राजपूत है, यहाँ पे कोई और है, वहाँ पे कोई और है, इन सबको तोड़कर उसने कंप्लीट मुगल एम्पायर बनाया स्ट्रांग सा। और जो उत्तरी पश्चिमी आप बाउंड्री देख रहे हो वो ये वाली बाउंड्री, जिसको इसने क्या कर दिया, स्ट्रांग कर दिया, अपनी सीमा को भी आगे तक बढ़ाया, काबुल कांधार को उसके अंदर इंक्लूड किया। आगे क्या कह रहा है, इसने नई नई युद्ध की टेक्निक्स दी। ठीक है, अपने युद्ध में ये गन पाउडर का यूज करता था, मतलब बारूद का यूज करने वाला पहला व्यक्ति था। घुड़सवार सेना, तोप खाने का प्रयोग, ये सब करता था। हालांकि भारत में पहले भी बारूद का इस्तेमाल किया जाता था, बाबर ने इसके प्रयोग को लोकप्रिय बनाया है। दिल्ली में राजा के अधिकार को फिर से स्थापित किया, पहले बीच में जो डिस्ट्रॉय हो गया था उसको स्ट्रांग किया। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न सुल्तानों में अस्थिरता और गैर वर्दी था, और फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद से लगातार क्षरण देखा गया था। वो जो हम सल्तनत काल पढ़ रहे थे, जिसमें फिरोज तुगलक जो था ना, उसके बाद से वो डायरेक्ट वो डाउन हो रहा था, सुल्तान की रेपुटेशन दिल्ली में डाउन हो रही थी, उस रेपुटेशन को इसने क्या कर दिया, दोबारा से स्टैब्लिश कर दिया, दोबारा से इसने स्थापित कर दिया। बाबर के बाद कौन आ जाता है, इसका बेटा हुमायूं आ जाता है। देखो, बाबर ने 4 युद्ध, ये जो देख रहे हो ना, पानीपत का, पानी पी के खाना खा के चंद्र चिल घाघरा बन गए, ये चारों युद्ध इसने क्या किए थे, जीते थे, है ना। लेकिन हुमायूं के साथ थोड़ा सा उल्टा हिसाब किताब है। ठीक है, इसके बारे में हम भी पढ़ेंगे। हुमायूं का शासनकाल ना 2 हिस्सों में विभाजित है। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। जब बाबर राजा बना ना, तो बाबर की सेना में एक उसका सेनापति था, उसका नाम था शेर शाह सूरी। क्या नाम था, शेर शाह सूरी। तो जब बाबर मर गया तो शेर शाह सूरी को जो ज़मीन बाबर ने दी थी बिहार में सासाराम में, वहाँ पे वो पावरफुल राजा बना। क्योंकि शेरशाह सूरी सेनापति था तो उसको लड़ने का भी तजुर्बा था, तो वो अटैक करते 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 किसकी सीमा तक आ गया, दिल्ली की सीमा तक आ गया। और उसने जो है फिर हुमायूं को जो है वो भगा दिया। कई सारे युद्ध भी करे, चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, है ना, ये सब युद्ध करे, उसके बाद भगाया। तो देखो, दिल्ली में राजा के अधिकार को फिर से स्थापित किया, जो दिल्ली सल्तनत के विभिन्न सुल्तानों में अस्थिर और गैरवर्दी था, ये तो चलो पढ़ चुके हम लोग। वह 23 साल की छोटी उम्र में बाबर का उत्तराधिकारी बन गया। कौन, हुमायूं की बात चल रहा है सारा का सारा, ही उतना कुछ खास नहीं है। ठीक है, वह 23 साल की उम्र में बाबर का उत्तराधिकारी बना, और उसे बाबर द्वारा छोड़ी गई कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। कैसी समस्या है, हुमायूं के कुछ मुख्य समस्याएं थी। नए विजय प्राप्त क्षेत्रों और प्रशासन को समेकित नहीं किया गया था, मतलब बाबर ने एरिया तो जीत लिया था, लेकिन उसका प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उससे पहले वो गुजर गया, तो वो समस्या थी। फाइनेंस की समस्या थी, मतलब पैसा कैसे कलेक्ट होगा, टैक्स वगैरह कैसे कलेक्ट होगा। बाबर के विपरीत हुमायूं ने मुगल कुलीनों के सम्मान और सम्मान की आज्ञा नहीं दी।
बाबर जो है वो अपने जो रईस होते थे, जो सपोर्ट करते थे राजा को, उसको बाबर रिस्पेक्ट देता था, लेकिन ये रिस्पेक्ट उतनी नहीं देता था। ठीक है, इसका झुकाव उनकी तरफ नहीं था। जो बाबर की सेवा में शामिल हुए थे उन्हें हुमायूं ने परिग्रहण पर मुगलों को छोड़ दिया, ये तो कोई इशू नहीं है। उन्होंने अफगानों और अन्य प्रमुख प्रांतीय शासकों की शत्रुता पर भी सामना करना पड़ा। ये जो है, जैसे बाबर ने बाउंड्री को सिक्योर किया था, हमने कहा था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सिक्योर किया था। जब बाबर चला गया तो इसको अफगान, जो वो लोधी वंश वाले थे, ठीक है ना, वो और भी बहुत सारे जो लोकल एरिया के जो शासक थे जैसे राजपूत वगैरह या जो भी, उन सब का सामना किसको करना पड़ा? हुमायूं को करना पड़ा। ठीक है ना। शेर खान, ये शेरशाह सूरी की बात कर रहा है। शेर खान बिहार का एक ऐसा ही शक्तिशाली अफगान शासक था, जो प्रांतीय था, प्रांत का था, जिसको एक इलाके का शासक बना दिया गया है। तैमूर परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी पड़ी, जिससे सत्ता का कई केंद्र बनाए गए। इसके कई सारे भाई थे, तो उसने, है ना, कामरान को उसने क्या दे दिया, इसका एक भाई था कामरान, उसको उसने काबुल दे दिया, कांधार दे दिया और पंजाब का इलाका दे दिया। एक हिंदाल था, उसको अलवर और मेवात का इलाका दे दिया। एक मिर्जा अक्सरी था, उसको उसने संभात का इलाका दे दिया। 1532 के दौरान उसने उन अफगान सेनाओं को हराया जिसे बिहार और जौनपुर विजय प्राप्त की थी। फिर उसने अफगान सरदार शेर खां से चुनार के शक्तिशाली किले को घेर लिया, जिसने आगरा और पूर्व के बीच में भूमि का नदी का मार्ग नियंत्रित करता किया, और इस प्रकार पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। लेकिन श्रेष्ठता की स्थिति से के बावजूद उसने बढ़ते अफगान नेता शेर खां के साथ एक संधि की, जिससे उसने पूर्ण नियंत्रण में छोड़ दिया गया बनारस के पूर्व का क्षेत्र और उसकी वफादारी के बदले किले पर कब्जा भी। ठीक है, ये तो खास इनके बीच में एग्रीमेंट हुए थे शेरशाह सूरी के बीच में। इनके युद्ध देखते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गुजरात कैंपेन ऑफ हुमायूं, हुमायूं का गुजरात विजय क्या कह रहा है, गुजरात का आक्रमण। देखो, मालवा की ओर बढ़ते हुए, जब हुमायूं जो था वो मालवा की तरफ बढ़ रहा था जब, ठीक है, तो मालवा की तरफ बढ़ते हुए हुमायूं ने मांडू पर कब्जा किया, एक जगह है मांडू, और फिर चंपानेर और अहमदाबाद पर अटैक किया। उसने अपने छोटे भाई अस्करी को गुजरात का वायसराय नियुक्त किया, मतलब कि वहाँ का कमांडर नियुक्त किया, और वापस लौट गया। गुजरात अभियान का एकमात्र लाभ यह था, एकमात्र बेनिफिट यह था कि इसने बहादुर शाह द्वारा मुगलों के किए गए उत्पन्न खतरे को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। मतलब यहाँ पे बहादुर शाह का शासन था, उसको इसने डिस्ट्रॉय किया गुजरात के ऊपर, ठीक है ना, जो मुगलों के लिए हमेशा से ही खतरा था। इसके अलावा हुमायूं अपने सभी संसाधनों को शेर खां और अफगानों के खिलाफ केंद्रित कर सकता था। ठीक है, ये जो गुजरात पे इसको अटैक करके गुजरात पे जो उसने कब्जा किया था, इससे जो रिसोर्सेज आते, इससे जो इनकम आती, उससे वो शेर खां से लड़ सकता था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अस्करी के पास अनुभव की कमी थी। ठीक है, अस्करी जो ये, हाँ, उसका भाई है, कहाँ पे बैठा हुआ उसका भाई, लेकिन उसका भाई बैठा हुआ है यहाँ पे। अस्करी के बारे में बताया नहीं है, हाँ ये वाला, है ना। इसको तजुर्बा नहीं था, किसका, वॉर वगैरह का तजुर्बा नहीं था, मतलब युद्ध लड़ने का तजुर्बा नहीं था इसको। ठीक है, तो यह ध्यान देने वाली जाना चाहिए कि अस्करी के पास अनुभव की कमी थी और वह इस क्षेत्र को सक्षम रूप से संचालित करने में सक्षम नहीं था, और उस पर मुगलों का नियंत्रण बहुत कमजोर था। ये जो गुजरात वाला इलाका है ना, ये वाला संभात वाला, ये सब, इस पे जिस राजा को इसने बैठाया था, अपने छोटे भाई को बैठाया था, जिसका क्या नाम था, अस्करी नाम था, ये इतना कमजोर था कि वो ज़्यादा देर तक उसको हैंडल नहीं कर पाया, वीक था काफ़ी, मतलब कि। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब शेर खां से इसकी लड़ाई होती है, ठीक है। अच्छा, जब ये बेचारा एफर्ट लगा रहा था, और इसके बीच में जो शेर खां और इसके बीच में जो संधियां हुई थी, इसके वास्ते बिहार का एकमात्र राजा शेर खां था। एक नई सेना को लेस करने के बाद हुमायूं ने शेर खां के खिलाफ और मास्टर शेर खां के खिलाफ जो है सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मार्च किया, मतलब उसके अगेंस्ट लड़ा। रूमी खां ने चुनार को घेरने में, रूमी चुनार जगह का नाम है जहाँ पे उनका एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, ठीक है, घेरने में हुमायूं को 6 महीने का समय लगा। ये जो इसके ऊपर जो उसने अटैक किया था, देखो सुनो, हुमायूं का सेनापति कौन है, रूमी खां है, जो वो बाबर के ऊपर अटैक करने जा रहा है, उसमें लगभग, सॉरी, ये शेर खां पे अटैक करने जा रहा है, उस पर लगभग उसको 6 महीने का समय लग गया। आगे देखो क्या कह रहा है आपका,
इस समय में शेर खान ने विश्वासघात से रोहतास के शक्तिशाली किले पर कब्जा कर लिया, जहां उसने अपने परिवार को सुरक्षित छोड़ दिया और बंगाल पर आक्रमण किया और गौर इसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया। फिर उसने हुमायूं को एक प्रस्ताव दिया कि वह बिहार को आत्मसमर्पण कर देगा और 10 लाख का वार्षिक मुआवजा देगा। ठीक है, शेर खान ऑफर कर रहा है क्योंकि वो उसके लिमिट से ना, उनका जो एग्रीमेंट हुआ था उससे बियॉन्ड जा चुका था। ठीक है, लेकिन हुमायूं ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और वह बंगाल को खोना नहीं चाहता था, जो न केवल समृद्ध था बल्कि एक महत्वपूर्ण विदेशी व्यापार केंद्र भी था। बेसिकली ये जो बाबर था ना, इसको बिहार का बनाया गया था राजा, ठीक है ना, और कुछ बाउंड्री लिमिटेशन दे करके इसने क्या कर दिया कि इसने जाकर के बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया, और वो चाहता था कि वो बंगाल का भी राजा बन जाए, कौन, शेरशाह सूरी, और इसके बदले वो मुगलों को टैक्स देना चाहता था वार्षिक 10 लाख रुपए का, है ना। अब ये वो चाहते नहीं थे, कौन, बाबर, और ये सब नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि बंगाल जो था एक बहुत ही ज़्यादा क्या था, एक उपजाऊ लैंड था, एक फर्टाइल लैंड था। ठीक है, इसके बाद इन लोगों का युद्ध हो जाता है, किसका युद्ध, जिसे हम कहते हैं चौसा का युद्ध। कब होता है? 1539 में। चौसा के युद्ध में देखो हुमायूं हार गया और शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। चौसा के युद्ध किसके बीच में हुआ? हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में। शेर खान या शेरशाह सूरी के बीच में? शेरशाह के बीच में। कौन जीत जाता है? शेरशाह जीत जाता है ना, और हुमायूं हार जाता है। इसके जीतने के बाद जो शेर खां है वो शेरशाह की उपाधि ले लेता है और उसका नाम चेंज हो जाता है। हुमायूं युद्ध के मैदान में अपनी जान बचाकर बड़ी मुश्किल से भाग जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? बैटल ऑफ बिलग्राम। बिलग्राम का युद्ध, या इसको कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं इसको। इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। चौसा के हारने के बाद वह केवल तैमूर राजकुमारों और रईसों के बीच पूर्ण एकता ही मुगलों के बीच बचा सकती थी। ठीक है, मतलब अगर इस चौसा में ये बाबर हार चुका था पूरी तरीके से, अगर उसको वापस जीतना था तो जो तैमूर के जो राजकुमार थे, जो तैमूर के जो वंशज थे वो, और जो मुगलों को जो सपोर्ट करते थे रईस लोग, जो अमीर जो थे, वो दोनों मिलकर के ही मुगलों को सिर्फ बचा सकते थे। हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ बातचीत करने के लिए आगरा पहुंचा, लेकिन वे सहयोगी नहीं थे, मतलब वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे इसमें, और हुमायूं को कामरान का समर्थन नहीं मिल सका। ठीक है, इसके भाई का ही समर्थन नहीं मिला जिसको उसने दिया था इलाका। ठीक है, आगरे से लाहौर की ओर चले गए ये लोग फिर, और हुमायूं को छोटी ताकत के साथ छोड़ दिया। मतलब हुमायूं कमजोर पड़ गया, उसको सपोर्ट नहीं मिला अपने भाइयों का और बाकी चीज़ों का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है आपका? हुमायूं जो है ना, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के बाद जो है, इतने सारी प्रॉब्लम्स के बाद, हुमायूं अब एक राज्य के बिना का राजकुमार बने। मतलब एक ऐसा हुमायूं कैसा राजकुमार था जिसके पास कोई राज्य नहीं था, और उसने अगले 15 वर्ष 1540 से लेकर के 1555 तक जो है गाइज, ये निर्वासन का जीवन बिताया दिल्ली में। ध्यान से सुनना आप लोग, हुमायूं का जो टाइम पीरियड हम लोग पढ़ते हैं ना, 1530 से पढ़ते हैं हम लोग, 1530 से लेके 1540 है एक तो टाइम पीरियड। फिर एक आपका है 1555 से लेकर के 1556 तक। मैंने कहा था ना हुमायूं का टाइम पीरियड दो हिस्सों में है। ये जो बीच में 15 साल ये गायब रहा, ये उस वजह से गायब था क्योंकि बाबर ने इसको क्या कर दिया था, खदेड़ दिया था, हिंदुस्तान से भगा दिया था। ठीक है, अच्छा, जब ये खदेड़ दिया, इसको भगा दिया यहाँ से, उसी बीच में जो है ना अकबर का जन्म हुआ था 1542 में। अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, इन बिटवीन हुआ था। ठीक है, और इसकी हाँ, अच्छा देखो, जब शेरशाह सूरी मर जाता है ना, जब शेरशाह सूरी क्या हो जाता है, मर जाता है, तो हुमायूं वापस आता है। क्योंकि जब तक जिंदा था तब तो उससे लड़ नहीं सकता था, क्योंकि सपोर्ट किसी का था नहीं, भाई उसको सपोर्ट करते नहीं थे। जब मर जाता तो वापस आता है और अपनी गद्दी वापस ले लेता है। कब? 1555 में। ठीक है, मतलब जब सूर्यवंश खत्म हो गया, वो शेरशाह सूरी का जो वंश उसको सूर्यवंश कहते हैं, तो वो खत्म हो गया, उसके बाद 1526 में आ जाता है और अपना सिंहासन दोबारा से प्राप्त कर लेता है। ठीक है,
लेकिन कुछ टाइम बाद देखो 1555 में आता है और उसकी डेथ हो जाती है 1556 में, इसकी डेथ हो जाती है, ज्यादा कुछ ये नहीं कर पाता। ठीक है। अब इसके लिए लेकर के ना बहुत सारे इतिहासकार कुछ ना कुछ कहते हैं, उसमें से एक इतिहासकार का ये कहना है कि ये ऐसा बंदा था जो जीवन भर भटकता रहा, और इसकी जो मौत है ना वो भी, मतलब ये जीवन भर ठोकरें खाते रहा था और उसकी मौत भी ठोकर खा के हुई थी। क्यों ठोकर खा के? क्योंकि जो इसकी डेथ हुई थी वो हुई थी सीढ़ी से गिर करके हुई थी, लाइब्रेरी की सीढ़ी से ये गिर गया था 1 जनवरी 1556। ठीक है ना, पार्टी कर रहा होगा न्यू ईयर। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का प्रोटोटाइप कहा जाता है। ध्यान से सुनना आप लोग, हुमायूं का जो मकबरा है इसे ध्यान से सुनना। आपसे कोई पूछे कि ताजमहल किसकी कॉपी है, तो आप कहते ना हुमायूं के, पहले हुमायूं का मकबरा बना उसके बाद ताजमहल बना। और ताजमहल से क्या कॉपी करके बनाया गया? तो बीवी का मकबरा। किस बीवी का मकबरा ना, किसकी बीवी का? किसी की तो होगी ठीक है, औरंगजेब की बीवी का, है ना, औरंगजेब की बीवी का ये कहाँ पे है? ये औरंगाबाद में है। औरंगाबाद का अब नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसका ये मतलब है। अच्छा, ये बनवाया कितना था? उसकी विधवा जो है ना, उसकी जो विडो थी हाजी बेगम। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब उसी के पैलर में कौन चल रहा था? शेर शाह सूरी, जो जिसने हुमायूं को बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था, उसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है। तो देखो सुनो, सूर वंश का संस्थापक जो है वो शेर शाह सूरी को माना जाता है। इसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी था बहुत ज़्यादा बढ़िया ही था, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, ये स्टार्टिंग में जो जो बंदा था ना, इसके जो पिता थे, ठीक है, उनका नाम था हसन खां। वो जब जागीरदार थे कहाँ पे? सासाराम। सासाराम कहाँ पे भाई? बिहार की बात कर रहा है ये। शुरू से ये बिहार वाला इलाके में थे, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, मकबरा है, इसी का ही मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा है वहाँ पे। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा है। और ध्यान सुना, इसके बचपन का नाम है फरीद। क्या नाम है इसके बचपन का? नाम फरीद है, नाम है। ठीक है ना। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि इसने एक शेर को मार दिया था, जिसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? उसकी बहादुरी के लिए इसका नाम पड़ गया शेर खां। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है। ये नाम जो है ना वो बहार खां लोहानी ने इनको दिया था। वो सब वहाँ के जागीरदार थे, बड़े राजा थे। उन्होंने अपने पिता की जागीर को बहुत प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया और महान सैन्य प्रशासनिक कौशल भी हासिल किया। ठीक है ना, मतलब कि उन्होंने अपने पिता की जागीर को जो है वो ठीक से लागू किया, जो जितना उनको मिला था इलाका सासाराम वाला, उसको उन्होंने अच्छे से हैंडल किया। ठीक है, और धीरे धीरे बंगाल के शाह और पूर्वी प्रांतों में सैन्य कमांडर को बढ़ाया। मतलब धीरे धीरे अपने एरिया को क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया, बंगाल की तरफ भी बढ़ाया। ठीक है ना, पूर्वी प्रांत जो थे ईस्ट की तरफ जितने भी देश थे वो उसकी तरफ बढ़ाया। आगे नेक्स्ट, इसने इससे उनका मुगल सम्राट हुमायूं के साथ संघर्ष हुआ और उसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह की उपाधि धारण की। अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, और जैसे ही इसने हुमायूं को हराया, इसने खुद को क्या कर दिया? एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। पहले ये जागीरदार थे, टैक्स भेजते थे मुगलों को, लेकिन अब ये इंडिपेंडेंट हो गए थे। इसने कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को फिर से हराया। ठीक है ना, और 54 साल की उम्र में खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया। हुमायूं को खदेड़ने के बाद इसने उत्तरी और पूर्वी भारत में अपनी स्थिति को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसने 1542 में मालवा को परास्त किया। ठीक है, जिसके बाद मालवा को परास्त किया और जीत लिया है। और उसके बाद उसने चंदेरी को परास्त किया और जीत लिया। राजस्थान में उसने मारवाड़, रणथंबोर, नागौर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर के खिलाफ अभियान का नेतृत्व किया। मतलब जैसे ही इसने देखो, सबसे बड़ी बाधा इनके लिए क्या थे? मुगल थे, है ना। अब मुगलों में इसके समकालीन कौन था? हुमायूं था। हुमायूं को इसने भगा दिया, 1540 में भगा दिया ना भाई। 1540 में भगाने के बाद इसने सेंट्रल इंडिया की तरफ भी अटैक किया इसने, और इसने राजस्थान वाले इलाके की तरफ भी, ये सारे इलाके किसके हैं? राजस्थान के, तो राजस्थान की तरफ अटैक करके वहां भी कब्जा किया इसने। ये सारी चीजें तो इसमें और देखने को मिलता है, ये सारा का सारा टूर एम्पायर। हालांकि ये टाइम पीरियड बड़ा कम है ना,
टाइम पीरियड बहुत कम है, लेकिन जितना भी था उसमें काफ़ी एरिया उसने अच्छे से कंट्रोल किया। और क्या क्या चीज़ें हैं? ये जो था ना, ये बेसिकली एक मुसलमान ही था, लेकिन अन्य धर्मों के प्रति ये सहिष्णु रवैया अपनाया उसने, ठीक है ना। मतलब उसका कोई खास अन्य रिलीजन से लड़ाई नहीं थी। महत्वपूर्ण कार्यालयों में हिंदुओं को नियुक्त किया। वह कला और वास्तुकला का संरक्षक भी था, मतलब कि वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्ट वगैरह। ये जो पुराना किला आप देख रहे हो, ये पुराने किला की वॉल है। दिस वॉज डिजाइंड बाई, दिस वॉज मेड बाई शेरशाह सूरी। ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, ठीक है। और उसने पुराना किला बनवाया है, ये शेर मंडल बनवाया जो कि 8 साइड से बना हुआ है, ऑक्टागनल है, मतलब कि अष्टभुज है, अष्टकोणीय इमारत है ये, ठीक है। हुमायूं के पुस्तकालय और सासाराम में अपने स्वयं के लिए मकबरा बनवाया है इसने, सासाराम में इसका मकबरा है। भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट कृतियों में से एक माना जाता है इन सब चीज़ों को, ठीक है। 8 मतलब 8, हाँ 8 दरवाजे ऐसे कह लो। कुछ खास नहीं है, दरवाजे नहीं है, बस ये इतना ही है, अंदर जाने का कोई वो नहीं है। मतलब गवर्नमेंट ने अब बंद कर दिया है। इन सब चीज़ों का रख रखाव कौन करता है? भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, पुरातत्व विभाग करता है। तो अंदर आप ऊपर की तरफ नहीं जा सकते आप। बाकी आप यहाँ पे बैठ सकते हो, खड़े हो सकते हो, घूम सकते हो। तो 8 इसमें साइड्स हैं, जैसे अष्ट, जैसे पंचभुज होता है ना, जैसे त्रिभुज में 3 होते हैं, ऐसे ही अष्टभुज है तो 8 होते हैं इसमें। अगला, उसने पटना में रोहतास का किला बनवाया, ठीक है। और शेर शाह सूरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया। उसने एक नया शहर बनवाया जिसे आधुनिक पाकिस्तान का भेरा कहा जाता है, या आधुनिक पाकिस्तान का एग्जाम्पल कहते हैं, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं, इसको छोड़। शेर शाह ने विद्वान पुरुषों को भी संरक्षण दिया, जितने भी उस समय के होशियार लोग थे ना, इंटेलिजेंट लोग थे, उसको उसने संरक्षण दिया। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने शासनकाल के दौरान पद्मावत, प्रसिद्ध इतिहासकार अब्बास खान सारवानी ने अपने शासनकाल के दौरान तरीखे शेरशाही की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्या रहा है आपका, इसकी मृत्यु। की मृत्यु पे तो सीधे सीधे एक ही बात ध्यान रखना आप लोग। देखो सुनो, इसकी डेथ पता है कैसे हुई थी? इसकी डेथ हुई थी, हाँ, ये ना किसी किले पे, किलंजर के किले पे अटैक करा था। इसकी मृत्यु की बात करते हैं। इसकी मृत्यु जो होती थी, ये अटैक करा था कलिंजर के किले पे। कहाँ पे अटैक करा था ये? कलिंजर के किले पे, ठीक है। किले पर आक्रमण के दौरान, कलिंजर के किले पे आक्रमण के दौरान, ठीक है। और कलिंजर के किले पे आक्रमण के दौरान जो इसने अटैक किया, उसमें इसकी डेथ हो गई थी। और तोप का गोला बताते हैं ऐसा कि तोप के गोले के फटने से हुई थी, ठीक है। और इस तोप के कारण जो है ना, इस तोप को दूसरी भाषा में आग्नेयास्त्र कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेथ इस प्रकार से हो जाती है और कुछ खास नहीं है इसमें। अगला, प्रशासन की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रशासन में भी सबसे अच्छा प्रशासन क्या माना जाएगा? ये सब तो पास है। ये इंपॉर्टेंट है। इसने ना चांदी के रुपए की शुरुआत की, ये इंपॉर्टेंट है। आज जो हम टर्म बोलते हैं रुपया, वो बेसिकली यहीं से गिवन है, ठीक है। और भी उसने कई सारे सिक्के चलाए, तो एक तो चांदी का रुपया चलाया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा भाई सड़कों का निर्माण वगैरह इसने करा, शेर शाह ने सड़कों का निर्माण कराया, ठीक है ना। और इसके अलावा आप देखते हो जो नेशनल हाईवे नंबर 1 देखते हो आप, है ना, NH1, जो दिल्ली से पाकिस्तान की तरफ जाता है ना, और दिल्ली से बंगाल की तरफ जाता है, NH1 प्लस NH2, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। इसकी मरम्मत का कार्य इसने करवाया। उसके आसपास इतने ऐसे शेल्टर लगवाए ताकि लोग उसमें आराम कर सकें, ठीक है। ये सारी चीज़ें, पेड़ वेड़ लगवाए, ये सब चीज़ें। ये देखो, ये ग्रैंड ट्रंक रोड का इमेज है। ये दिल्ली से एक NH1 जा रहा है, कहाँ पे?
पाकिस्तान की तरफ, और एक जा रहा है किस तरफ? ये रोड पहले भी था, मतलब कि अकबर के टाइम भी था, उससे पहले भी था, एंशियंट इंडिया में भी था, लेकिन इसकी मरम्मत इसने कराई थी। इसके इसके दोनों तरफ पेड़ लगवाना, रेस्ट रूम लगवाना, है ना, पानी की व्यवस्था करना, ये सारे काम इसने कराए, मतलब सराय वगैरह बनवाए, ताकि संरक्षक रखे, चौकीदार वगैरह रखे, ये सारी चीज़, ये सब चीज़ की। के बाद नेक्स्ट आते हैं अकबर के बारे में। के बाद नेक्स्ट बन जाता है कौन? अकबर। देखो, मुगल वंश में सबसे महान सम्राटों में से एक किसको माना जाता है? अकबर को। ये किसका पुत्र था भाई? तो हुमायूं का था, और इसकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। और इनका जन्म जो है वो अमरकोट यानी कि भारत में ही हुआ था 1542 में। जब हुमायूं ईरान भाग गया था ना 1540 में, तो युवा अकबर को उसके चाचा कामरान ने पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया। जब हुमायूं की मृत्यु हुई, जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तो अकबर 1556 ईस्वी में कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का था। तो 13 वर्ष का तो बच्चा ही होता है, तो इसको तो नाम के लिए गद्दी पे बिठा दिया था कि देखो सुनो, ऐसा होता था। इसका नाम था अकबर, इसको गद्दी पे बिठा दिया गया। क्यों गद्दी पे बिठा दिया गया? क्योंकि अगर पड़ोसी देश को ये पता चल गया कि यहाँ पे कोई राजा नहीं है, तो वो अटैक करेगा ही करेगा। तो इसको नाम के लिए बिठा दिया, ताकि सीट जो है, गद्दी खाली ना रहे। लेकिन इसको एक संरक्षक दिया गया, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था बैरम खां। बैरम खां इसको प्रोटेक्शन देता था, क्योंकि इसकी उम्र तो मात्र 13 साल थी। ठीक है, ये इसका सैन्य कमांडर भी था बैरम खां। ठीक है, और उसी के नाम पे प्रशासन वगैरह जो है वो चलता था। अब देखो, इसी के टाइम पे 1556 में ही क्या हुआ? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। ठीक है ना? और इसमें अकबर ने प्रतिनिधित्व किया है। जिन्होंने अफगान सेना का नेतृत्व किया, वो मुगल साम्राज्य के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर रहे थे। ठीक है, बैरम खां के मार्गदर्शन में मुगलों ने त्वरित अधिकार कर कई लड़ाइयाँ जीती, और सिकंदर सूर्य जैसे अन्य अफगान दावेदारों को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, देखो, इसका जो संरक्षक था बैरम खां, उसके आगे उसने काफ़ी सारे युद्ध वगैरह जीते, लेकिन इसका कोई खास मैटर नहीं करता। आपको ये याद रखना है कि 1526 में हमने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी ना, हुमायूं के बीच में और किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में। सॉरी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, है ना? इब्राहिम लोदी के बीच में। और 1556 में क्या लड़ा हमने? दूसरी लड़ाई लड़ी, इसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। ये जो अकबर है बेसिक, ये जो हेमू है ना, ये आखिरी हिंदू शासक कहा जाता है। ठीक है ना? और आगे तीसरी लड़ाई भी पढ़ेंगे हम लोग। बैरम खां की अचीवमेंट के बारे में कुछ खास नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना? पास है। अब देखो सुनो, इसके बाद क्या होता है? ये सब तो हुआ, उसके बाद जो है ना, ये जो अकबर है, ये अपना साम्राज्य क्या करता है? वापस से फैलाना चालू कर देता है। तो अकबर ने मध्य भारत के साथ साथ विस्तार की अपनी नीति शुरू की। मध्य मतलब सेंट्रल इंडिया की बात कर रहे हैं। इसने मालवा की ओर बढ़ने से पहले ग्वालियर पर कब्जा करने के लिए अपना अभियान भेजा था। ठीक है, मुगलों ने मालवा शासक बाज बहादुर को हराया और वहां पे अधिकार किया। ठीक है, उसके बाद वो वापस से निकल गया, खैर कोई बात नहीं। अकबर ने एक और अभियान मालवा पे भेजा। बीच में जो ये अधिकार जो इन्होंने किया था ना, वापस से छूट गया ये। फिर दोबारा अकबर ने भेजा, दोबारा अधिकार करा। ठीक है ना? ये सब चलता रहा। उसके बाद आखिरकार उसने अकबर के दरबार में देखो सुनो होता क्या है। अकबर ने मालवा पे अधिकार करने के लिए अपने लोग भेजे। लोगों ने आक्रमण करके अधिकार कर भी लिया, लेकिन वो जो वहाँ का राजा था, जिसका नाम क्या था? बाज बहादुर, वो दोबारा से हिम्मत करके मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ता है, और वापस से क्या कर लेता है? मालवा को प्राप्त कर लेता है। यानी मालवा मुगलों के हाथ से निकल जाता है वापस से। फिर दोबारा अटैक करते हैं। ठीक है ना? इस बार क्या होता है? बाज बहादुर भाग जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है, किसके सामने? अकबर के सामने। ठीक है ना? और उसके बाद से जो मालवा है वो इसके अधीन आ जाता है। किसके अधीन आ जाता है? मुगल सेना के अधीन आ जाता है। अब आगे की बात करते हैं। गोंडवाना की वजह, गोंडवाना कौन सा है? ये वाला इलाका जो देख रहे हो आप लोग, छत्तीसगढ़ वाला जो इलाका है, इसको गोंडवाना कहते हैं। ठीक है, तो गोंडवाना में जो नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग
कि कई जो गोंड गोंड यानी कि गोंड जनजाति की बात कर रहा है ये, और राजपूत रियासतें रहती थी यहाँ पे, ठीक है ना। गोंडवाना मध्य भारत में एक स्वतंत्र राज्य था, सेंट्रल इंडिया का एक इंडिपेंडेंट राज्य था, किसी के कब्जे में नहीं था, जिस पर रानी दुर्गावती, महिबा की चंदेल राजकुमारी और संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह की विधवा का शासन था। 1564 में इलाहाबाद के मुगल गवर्नर आसफ खान ने गोंडवाना पर आक्रमण किया, ठीक है। रानी ने बहादुर से की, लेकिन लड़ाई में वो हार गई, ठीक है ना। उसने खुद को चाकू मार लिया और गोंडवाना को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया, तो गोंडवाना शामिल हो जाता मुगल साम्राज्य में। बाद में अकबर ने संग्राम शाह के छोटे बेटे चंद शाह को राज्य से वापस बहाल कर दिया, मतलब उसको दे दिया उस पर कैप्चर करने के लिए। उसके बाद क्या करता है ये, पहला तो इसने मालवा पे अटैक किया था अकबर ने, है ना भाई। दूसरा इसने अटैक किया किस पे, गोंडवाना पे। अब तीसरा चल रहा है क्या, राजपूत राज पे, राजस्थान वाला जो इलाका ना वो वाला। तो देखो, अकबर राजपूत राज्य को महत्व किससे पूरी तरह अवगत था, मतलब उसको ये जानता था कि राजपूत जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की अपनी महत्वाकांक्षा में इसने उन्हें सहयोगी के रूप में चाहता था। उन्होंने जहां भी संभव हो राजपूतों को जीतने की कोशिश की और उन्हें मुगल सेवा में शामिल किया। मतलब ये राजपूतों को ना हर प्रकार से अपने में मिलाना चाहता था, जो लड़ाई से लड़ जाए मान जाए ठीक है, नहीं तो जो प्यार से मान जाए उसको भी, है ना, दोनों तरीके से एग्री हो जाए, जिस तरीके से भी एग्री हो वो चाहता था कि वो उसके साथ रहे। इसके लिए इसने ना कई राजपूतों के साथ इसने क्या कर दिया, वैवाहिक संबंध भी बनाए, मतलब शादियां वगैरह भी की, ठीक है। तो उदाहरण के लिए जैसे कि आमेर के राजा थे एक राजा भारमल, उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी जोधाबाई, उसके साथ अकबर ने जो है वो विवाह किया। फिर राजा भारमल स्वयं, उनके पुत्र भगवान दास और पोते मान सिंह शाही मुगल में शामिल हो गए, है ना आप लोग। अब ये जो मान सिंह है ये अकबर के 9 रत्नों में से एक है, ठीक है ना। लेकिन ये कौन है, ये तो राजपूत है, ठीक है। तो इसको ये एक्चुअली ना, हाँ मान सिंह उसका भाई था। ये जो मुगल, ये जो अकबर था ना, ये राजपूतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, राजपूतों की वीरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो वो चाहता था कि राजपूत जो है उसके लिए काम करें, उसको सपोर्ट करें, ठीक है ना। तो इसने कईयों से वो लड़ा और कईयों से उसने शादियां भी की। शादियां करने के बाद उनको उसने अपने ऑफिस में, अपने मतलब कि, है ना, अपने दरबार में उनको शाही पद भी दिए। तो ये जो भगवान दास है, ये जो मान सिंह है, ये सब 9 रत्नों में से शामिल थे उनके। आगे जो आया उसके बाद वो क्या करा, अकबर के, अच्छा कईयों के साथ इसने लड़ाइयाँ भी लड़ी। कैसी कैसी लड़ाइयाँ लड़ी वो देखो आप लोग। देखो अकबर की सैन्य विजय, सबसे पहले जोधपुर की बात करते हैं। मेड़ता और जोधपुर जैसे राजपूत राज्यों पर बिना ज्यादा प्रतिरोध के कब्जा कर लिया गया, ये तो चलो ठीक है। चित्तौड़ की घेराबंदी, मेवाड़। चित्तौड़ जो न केवल मध्य राजस्थान की कुंजी थी, बल्कि सबसे बढ़कर यह राजपूतों के प्रतिरोध की भावना का प्रतीक था। 1868 में 6 महीने की वीरतापूर्ण घेराबंदी के बाद चित्तौड़ गिर गया। युद्ध में बड़ी संख्या में राजपूत सैनिक मारे गए, हालांकि इसे पूरी तरीके से वश में पूरी तरह से नहीं किया जा सका, और मेवाड़ की ओर से कुछ प्रतिरोध लंबे समय तक जारी रहा। बाद में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने मुगलों को सबसे गंभीर चुनौती दी। सम्राट और अकबर के सामने प्रस्तुत नहीं किया। हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई, 1576 में हुई। मान सिंह के नेतृत्व वाली मुगल सेना ने राणा प्रताप को पराजित किया, ठीक है। ये मतलब कि देखो सुनो, कुछ को तो इन्होंने जैसे जोधपुर वाला इलाका है या ये वाला इलाका है, ये तो बड़े प्यार से किस में शामिल हो गए, मुगल में शामिल हो गए। लेकिन एक इलाका आपका मेवाड़ का इलाका जो है, वहाँ पे इनको काफ़ी ज़्यादा युद्ध जो है करना पड़ा। तो ये युद्ध में एक परिणाम आया, कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध 1500 कब हुआ, 76 में, ये राजपूत का आया। तो अकबर ने कई कोशिशें की। पहले इसने किस पे अटैक किया था, सबसे पहले इसने मालवा पे ना, सबसे पहले मालवा पे, फिर इसने गोंडवाना पे अटैक किया, वो जो दुर्गावती वगैरह हमने पढ़ा। फिर इसने अटैक किया किस पे, ये राजपूत वालों पे। राजपूत में कुछ प्यार से मान गए, कुछ लड़ाई से मान गए, है ना। इस प्रकार से चलता रहा। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, वो इन्हीं के वंशज है, 500 में उन्हीं के वंशज जो अभी चल रहा है ना, लड़ाई वगैरह देखा होगा आपने, ठीक है। मेवाड़, और आपको पता है मेवाड़ पे कभी भी पूरा कैप्चर नहीं कर पाए, हमेशा इनका विरोध चलता रहा मेवाड़ से। अभी पीछे जो लिखा होता है वो चीज़ है। हालांकि इतिहास में दिखाया जाता है कि हल्दी घाटी का विजय किसको मिली, हल्दी घाटी की अकबर को मिली है, लेकिन राजस्थानी राइटर्स ऐसा नहीं लिखते, हिस्टोरियंस।
ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या क्या कह रहा है आपका। हाँ, अकबर की जीत हुई है, ये बात लिखी जाती है, ठीक है ना। देखो महाराणा प्रताप के ना घाव के कारण, काफी सारे कारणों के कारण उनकी डेथ हो गई थी बाद में, ठीक है? लेकिन हालांकि महाराणा प्रताप ने कभी ऑफिशियल हार नहीं मानी थी, वो जंगल में रहे, घास वास खाया है, वो चीज़ वो चाहते तो जंगल में बढ़िया सा बटर चिकन भी तो खा सकते थे, तो शाकाहारी शाकाहारी रहे होंगे फिर, ठीक है ना। पूरे राजस्थान की अधीनता के बावजूद, पूरे राजस्थान पे कब्जा करने के बावजूद अकबर ने सुनिश्चित किया कि राजपूत और मुगलों के बीच में कोई शत्रुता तो ना ही नहीं है। वो तो पूरा कब्जा कर लिया राजपूतों पे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ये चाहता कि कोई नाराज तो नहीं है, ठीक है ना, वो चीज़ है। अकबर की राजपूत नीति को एक व्यापक धार्मिक सहिष्णुता के साथ जोड़ा गया। मतलब इसकी जो राजपूतों के खिलाफ जो पॉलिसी थी ना राजपूतों के लिए, उसको एक सेक्युलर पॉलिसी के रूप में जोड़ा गया कि वो हिंदुओं के लिए काफ़ी ज़्यादा सेकुलर है। उन्होंने तीर्थ कर को समाप्त कर दिया। जो हिंदू अपने, हिंदू और मुस्लिम जब जहाँ पे जाते थे तीर्थ धाम पे, वहाँ पे वो टैक्स देते थे, ठीक है ना, जिसको क्या कहते थे, जक़ात कहते थे ना भाई, ये हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। तो वो टैक्स हिंदू, जो एक जजिया था जो मुस्लिम देते थे, एक जक़ात था जो हिंदू देते थे, उसको समाप्त कर दिया इसने, कब, 1500, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इसने ना कई सारे मनसबदारों को वेतन के रूप में क्षेत्र सौंप दिया, वेतन के बदले में, ठीक है ना। मतलब कि इसने, अकबर ने क्या किया, जैसे इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा साम्राज्य चल रहा है इसका पीछे, है ना। अब अकबर तो यहाँ बैठा हुआ है दिल्ली में, वो चाहता है कि यहाँ पे भी कोई शासन करे, तो यहाँ पे जिसको मनसबदार जिसको बनाया, मतलब ऐसा व्यक्ति जो इसको हैंडल करेगा, वो किसको बना दिया इसने, कई सारे हिंदुओं को इसने बनाया। हालांकि ये हिंदू बाद में ही मेंटेन रहे, वो चीज़ है, ठीक है। तो कई सारे हिंदुओं को इसने जो है क्षेत्र सौंपा और मनसबदार बनाया, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या। गुजरात की विजय इंपॉर्टेंट है। देखो जब इसने पहली बार गुजरात, देखो सुनो, 1572 ईस्वी में अकबर अजमेर के रास्ते अहमदाबाद की ओर आगे बढ़ा, और बिना किसी गंभीर प्रतिरोध के, मतलब इसका कोई खास विरोध करने वाला व्यक्ति नहीं था, उसने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह को हरा दिया। ज़्यादा कुछ उसमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ा। गुजरात की जीत की याद में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। फतेहपुर सीकरी शहर का निर्माण भी किसने करवाया था, अकबर ने ही करवाया था। कहाँ पे ये आगरा से कुछ किलोमीटर दूर है, हाँ। और अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की थी, दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, वो जो है ना वो भी यहीं पे मिलता है ना। मतलब दीन, वो उसका जो जो मेन जो वर्शिप एरिया है वो भी यहीं पे, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने कब करवाया, तो गुजरात विजय की जीत में करवाया है। कब की बात है ये, 1572 की, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अच्छा, गुजरात में इसने अहमदाबाद को जीता, सूरत को जीता, धीरे धीरे सारे इलाकों को इसने जीत लिया जहाँ जहाँ पे छोटे छोटे राजा था। अकबर ने गुजरात को एक प्रांत के रूप में जोड़ दिया, मतलब सबको जोड़, सब छोटे छोटे राजाओं को हराने के बाद उसने सबको कलेक्ट कर दिया और एक क्या बना दिया, प्रांत बना दिया, जहाँ पे एक राज्यपाल बिठा दिया जो कि अकबर के अधीन काम करता था, और राजधानी लौट आया, वापस आ गया। हालांकि केवल 6 महीने के भीतर ही विभिन्न विद्रोही समूह उठ खड़े हुए। जब वो वापस लौटा तो वापस गुजरात में क्या हो गया, लोग खड़े हो गए, ठीक है। ये समाचार सुनकर अकबर ने अपने सैनिकों के साथ आगरा से तीव्र गति से निकल गया है। उसने 1573 में विद्रोह को शीघ्र ही क्या कर दिया, दबा दिया। इसके बाद उसने अपना अगला ध्यान किस तरफ लगाया, बंगाल की तरफ लगाया। अकबर ने सबसे पहले मालवा, फिर गोंडवाना, फिर राजस्थान, राजपूत, उसके बाद गुजरात, और अब बंगाल। देख लो कैसे तरीके से पूरा हिंदुस्तान जो धीरे धीरे कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो अकबर के तहत मुगलों का विस्तार, तो बिहार और बंगाल की विजय, बिहार और बंगाल पर आक्रमणों का प्रभुत्व, अफगानों का देखो ये अफगान कौन है, मुगलों के पहले वो जो इब्राहिम लोदी को हराया था ना, शेरशाह सूरी, ये सारे के सारे अफगान थे तो ये सारे मुस्लिम ही, लेकिन इसमें से कुछ दो तुर्क से आए थे, वो तुर्की थे, जो अफगान से आए थे वो अफगानी थे, ठीक है ना, वही वाला अफगानी जो आजकल हम खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बिहार और बंगाल पर अफगानों का प्रभुत्व कायम था। अफगानों के बीच आंतरिक झगड़े हुए, अफगान जो है वो आपस में ही क्या कर रहे थे, अंदर अंदर लड़ रहे थे,
ठीक है ना। 1574 में अकबर खान एक खान मुयम खान के साथ बिहार की ओर बढ़ा। कुछ ही समय बाद उसने, ये अकबर ने बिहार पे अटैक कब किया? 1500, उसने बिहार के हाजीपुर, ये हमारे गांव के जस्ट 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है, 15-20 होगा, पटना और बंगाल पर क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। ठीक है। उसका शासक था एक्चुअली, दाऊद जो था ना उसका शासक था। खैर वो छोड़ दो, कोई बात नहीं। अच्छा, जीत वीत कर लिया, ठीक है ना। दाऊद को शांति समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन जल्द ही फिर से विद्रोह हो गया। समझ रहे हो, जैसे गुजरात में हुआ, कैप्चर कर लिया, वापस गया, तब तो लोगों ने वापस से क्या कर दिया? विद्रोह। ऐसे ही यहाँ पे भी दाऊद ने जो है वापस से, दाऊद वहाँ का पहले का राजा था, उसने विद्रोह कर दिया। समाचार सुनकर अकबर अपने सैनिकों से आगरा से तीव्र गति से फिर से निकला और उसने इस विद्रोह को फिर से दबा दिया 1573 में। इसके बाद क्या हुआ भाई? इसके बाद इसने दबाने के बाद क्या हो गया? बंगाल का जो स्वतंत्र शासन था वो समाप्त हो गया, वो खत्म हो गया। उसके बाद ये चला दक्कन की तरफ। ये दक्कन किस तरफ है भाई? मैप वैप यूज किया है? दक्कन है सेंट्रल इंडिया में। कहाँ पे है दक्कन? ठीक है, मतलब कि ये देखो सुनो, पहले मैं बता देता हूँ। हाँ हाँ, देखो मैं बताता हूँ तो, ये मान के चलो अकबर बैठा है, पहले वो मालवा गया, फिर वो गया गोंडवाना, फिर वो गया राजपूत राज्य, फिर वो गया गुजरात, फिर वो गया बंगाल, अब वो जा रहा है दक्कन। ठीक है ना, ये जो साउथ वाला इलाका ना वो वाला। तो 1595 में मुगल सेना ने अहमदनगर पर आक्रमण किया। ये महाराष्ट्र में है अहमदनगर। ठीक है, और चांद बीबी, ठीक है, की हार हुई इसमें। इसने मुगल सेना ने अहमदनगर पर हमला किया और चांद बीबी की हार हुई। दोनों पक्षों के बीच में भारी नुकसान के बाद एक संधि पर काम किया गया और चांद बीबी ने बरार को मुगलों को सौंप दिया। मतलब बरार का जो इलाका था उस तरफ का, दक्कन का, वो उसको सौंप दिया। कुछ समय के बाद चांद बीबी ने आदिल शाही और कुतुब शाही के समर्थन से इसे वापस लेने के लिए बरार पर हमला किया। मुगलों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन वे अपनी स्थिति में बरकरार रख सके। मतलब कि हारे नहीं, वो मेंटेन रखा उसको, मुगलों ने हारे नहीं। वो इलाका चांद बीबी को कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ दोबारा से अटैक करने का। अकबर के शासन के दौरान कई विदेशी कला शैलियों को प्रोत्साहित किया गया, जैसे कि बलुआ पत्थर का प्रयोग, ये जो आप देख रहे हो रेड स्टोन, ठीक है ना, इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, सजावट के रूप में चीज़ों का उपयोग किया गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें की गई, कुछ खास नहीं है। इनका आर्किटेक्ट ही वैसा है, इनका आर्किटेक्ट ऐसा ही है, इसको बोलते हैं मुगल आर्किटेक्ट, है ना। तो मुगलों ने, आर्किटेक्ट मतलब वास्तुकला, वास्तुकला मतलब कि देखो जितने भी ये राजा वाजा होते थे, जितने भी होते, इनका ना अपना खुद का एक वास्तुकला शैली होता था। जैसे कि इनके आने से पहले हमारी भी एक वास्तुकला शैली थी। हम जितने भी मंदिर बनाते थे उसका एक प्रॉपर तरीका होता था। साउथ के मंदिर देखना उनका एक तरीका है, नॉर्थ के मंदिर भी एक तरीका है। नॉर्थ में जितने मंदिर बनते हैं जनरली वो नागर शैली से बनते हैं ना, कि भाई एक पहले एक आंगन होगा, आंगन के यहाँ पे फिर एक गर्भगृह होगा, उसके ऊपर एक क्या होगा, एक मेन टेम्पल होगा। इस तरीके से चलता है। ठीक है, राम मंदिर का जो बना हुआ है नक्शा वो भी नागर शैली पे ही बना हुआ है। द्रविड़ शैली वो जो साउथ वाला होता है वो। उसी प्रकार से जो मुगल बनाते थे उसको क्या बोलते थे हम लोग? मुगल शैली बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? मुगल शैली बोलते थे। उसी प्रकार से हमने एंशंट भारत यानी कि प्राचीन भारत में भी कुछ शैलियाँ पढ़ी थी। ठीक है ना, जब कनिष्क वगैरह आया था, बेसर शैली वगैरह ये सब। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, इसने क्या क्या बनवाया भाई? इसने फतेहपुर सीकरी शहर बसाया, उसमें बुलंद दरवाजा बनाया, जोधा भाई का महल बनवाया, पंच महल बनवाया। इसने और क्या बनाया? सिकंदरा एक जगह है किसके पास? आगरा के पास, वहाँ पे अपना इसने अपना मकबरा बनाया। ठीक है, जिसको पूरा किया था जहांगीर ने। ठीक है। अच्छा, वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर बनवाया। ठीक है ना। आगरा के किले में जहांगीरी महल का निर्माण हिंदू डिजाइन के अनुसार मान मंदिर पर आधारित था। अकबर ने कई साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों की को रचना करने के लिए ना लोगों को अपॉइंट किया। महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था हमजनामा, जिसमें 1200 पेंटिंग शामिल थे उसके शासनकाल में। ठीक, उसने शाही कारखानों में चित्रकला का आयोजन किया और यूरोपीय शैली को भी इसने क्या किया? इंक्लूड किया।
भारतीय रंग जैसे मोर, नीला, भारतीय लाल रंग का प्रयोग होने लगा। प्रमुख चित्रकार, ये सब सारे के सारे इस समय के प्रमुख चित्रकार थे, जो आगे चल के उनको हटा दिया गया, ठीक है ना। कई अन्य भारतीय दंत कथाएं अकबर द्वारा स्थापित कला स्टूडियो में लघु। नेक्स्ट क्या कह रहा है जो, अकबर के शासनकाल के समय में मुगल साम्राज्य में फारसी भाषा जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो गई, पॉपुलर हो गई। महत्वपूर्ण साहित्यिक चीज़ें क्या क्या थी, ध्यान से सुना। देखो सुनो, इसके समय में ना कुछ लोगों ने, अबुल फजल, उसके भाई अबुल फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, इन्होंने मिलकर किताब लिखी जिसका नाम था किताबुद्दिल तवारीख, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या क्या है। अच्छा, इनके सेम टाइम पे गए अकबर के समकालीन कौन थे, तुलसीदास। कौन थे, तुलसीदास जो थे ना वो समकालीन थे, याद रखना आपको, कंटेम्परेरी थे मतलब कि। हालांकि तुलसीदास का और अकबर का कुछ खास ऐसा कहा नहीं जाता कि ये लोग कभी आपस में मिले, बस थे लेकिन कभी मिलना नहीं हुआ, ठीक है ना। हाँ, एक आदमी का मिलना हुआ, एक आदमी से इंटरेक्शन हुआ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा इस समय ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो बाबा को सुना होगा, कौन से बाबा जी, प्रेमानंद महाराज, सुना है ना नाम आप लोगों ने। तो उनका जब वो आपसे बोलते हैं तो वो कहते हैं ना श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश बोलते हैं ना। तो ये जो श्री हरिवंश है, ठीक है, ये हरिवंश संप्रदाय है, वो कब शुरू हुआ, अकबर के समय शुरू हुआ। देखो वृंदावन जो था ना एक जंगल हुआ करता था, और उसमें सबसे पहले जिस व्यक्ति ने उसको स्टैब्लिश किया था उनका नाम था, हरिवंश नाम था। ऐसा कहा जाता है कि ये जो तानसेन थे ना अकबर के 9 रत्नों में से, उनके गुरु, उसके जो म्यूजिकल गुरु थे वो भी हरिवंश थे, ठीक है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर ने एक बार इनसे मिलने की इच्छा जताई कि भाई आप हमसे एक बार मिल लो, इन्होंने मिलने से मना कर दिया, ठीक है ना। ऐसा कहा कि भाई हम सिर्फ एक ही आदमी के लिए गाते हैं, इसके लिए भगवान के लिए गाते हैं, है ना, और किसी के लिए हम नहीं गाते, ठीक है। वो चीज़ तो मिलने से मना कर दिया, बस इतना इंटरेक्शन हुआ। लेकिन तुलसीदास इनके समय में थे, लेकिन तुलसीदास से कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। तुलसीदास ने क्या क्या लिखा, रामचरित मानस लिखा और भी बहुत कुछ लिखा, ठीक है ना। नवरत्न, अकबर के 9 रत्न कौन कौन थे वो देख लो आप लोग, ठीक है। देखो सुनो, कोई भी राजा महान तभी होता है जब उसके बुद्धिजीवी महान होते हैं, उसके सपोर्ट करने वाले लोग महान होते हैं। नवरत्न में कितने लोग शामिल होते हैं टोटल। अच्छा, अलग अलग समय पीरियड पे अलग अलग था गाइस। शिवाजी के टाइम पे इसको अष्ट प्रधान कहा जाता था, ठीक है ना। शिवाजी के टाइम पे इसको क्या कहा जाता था, अष्ट प्रधान, अष्ट दिग्गज, बहुत सारे नाम होते थे, लेकिन काम वही होता था कि कुछ लोग मिलकर राजा को सपोर्ट करेंगे। इसमें पहला नाम है आपका अबुल फजल का, दूसरा नाम है फैजी का, तीसरा नाम है फकरुद्दीन जियाउद्दीन का, ठीक है ना। तानसेन एक नाम है राजा, ये बीरबल की बात हो रही है ना, बीरबल की बात हो रही है। बीरबल का ही ओरिजिनल नाम क्या था, महेश दास था। क्या नाम था इसका, महेश दास नाम था। टोडरमल नाम था एक था व्यक्ति, उसका नाम एक था मान सिंह, एक था अब्दुल रहीम खाने खाना, और एक था मिर्जा अजीज, ठीक है ना। ये सारे लोग थे इस मिर्जा अजीज क्या बोला, मुल्ला दो प्याजा, हाँ? नाम 9 रत्न कभी नहीं पूछेगा, कितने लोग थे 9 रत्न थे, इतना याद रखना है। एक तो ये चीज, दूसरा ये जो तान, ये जो आपका, ये मैंने बताया ना बीरबल का ओरिजिनल नाम आपको याद रखना है, क्या नाम था इसका, महेश दास। और आपको ये कहा गया तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था भाई, तानसेन का ओरिजिनल नाम क्या था, राम तनु पांडे। क्या नाम था इसका, राम तनु पांडे इसका ओरिजिनल नाम था, ठीक है ना। ग्वालियर में इनका डेट बर्थ है, ग्वालियर में इनकी समाधि भी है इसकी। तानसेन उपाधि कौन सी सरकार देती है, मध्य प्रदेश की, जिनके ग्वालियर वही तो है, मध्य प्रदेश में तो है। तो तानसेन उपाधि किससे संबंधित है, म्यूजिक से संबंधित है। कौन देता है, मध्य प्रदेश की सरकार देती है। इनका जन्म भी कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, ग्वालियर में ही, वर्तमान का जो ग्वालियर है। और इनकी डेथ भी कहाँ पे हुई, और इनके गुरु कौन थे, शैक्षणिक गुरु, वो जो मैंने बताया था आपको, हरिवंश की बात कर रहे थे, जो श्री हरिवंश, वो ज्यादा कुछ नहीं आता। अब इसमें एक दो जो नाम है ना उनके कुछ काम आपको याद रखने हैं, जैसे कि एक दो तो मैंने आपको बता दिया, इनके
जो 9 रत्न थे उसमें थे एक अबुल फजल, क्या नाम था? अबुल फजल नाम था। अबुल फजल ने एक किताब लिखी जिसका नाम था आईने अकबरी, क्या नाम था? ध्यान रखना ये किताब 3 वॉल्यूम्स में लिखी गई है, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। ये किताब कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में लिखी हुई है, पहला इतना मोटा, दूसरा इतना मोटा, तीसरा इतना मोटा। ठीक है, ठीक है। आईने अकबरी जिसको अकबरनामा भी कहते हैं, एक ही बात है। इसमें क्या चीज़ है? इसमें अकबर की बायोग्राफी है। अकबर की क्या है इसमें? मतलब अकबर ने पूरे जीवन में क्या किया, कैसे किया, मैनेजमेंट कैसा था, कहाँ युद्ध लड़े, जैसे हमने पढ़ा वो सारी चीज़ें। ठीक है। ये जो अबुल फजल थी इसकी हत्या जो है ना सलीम के आदेश पर कर दी। सलीम उसका बेटा था, जो जहांगीर था उसका बेटा था, उसके आदेश पर इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है। इसके अलावा एक था फैजी, ठीक है ना, इतिहासकार अबुल फजल के भाई और फारसी कवि थे ये। इन्होंने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। लीलावती बुक है जो कि गणित पे रिलेटेड है। उसकी देखरेख में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। महाभारत का नाम रखा गया रजनामा। क्या नाम रखा गया? रजनामा, यानी युद्धों की पुस्तक जिसमें युद्ध की बात हो रही है, तो युद्ध तो हो रहा था। ठीक है। बाकी ये सब उतना कुछ खास नहीं है। तानसेन के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या थे ये? संगीतकार थे, है ना। इसके अलावा इस अकबर में काम, अकबर के पास काम करने से पहले ये जो है एक हिंदू राजा रामचंद्र के दरबार में थे। ऐसा माना जाता है कि वे क्रम से मियाँ की मल्हार, है ना, मैं बताता हूँ, वो गाना गाकर बारिश को ला देना, आग जला देना, ये सब इनके बारे में बताया जाता है। और बीरबल की बात करते हैं, उनका ओरिजिनल नाम क्या था? बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था ये व्यक्ति, उसकी वजह से जो है। ठीक है। और इसकी जो डेथ हुई थी ना वो युद्ध में हुई थी। बीरबल की जो डेथ हुई थी वो युद्ध में हो गई। टोडरमल जो था ना, ये याद रखना आप लोग गाइज, ये जो टोडरमल था गाइज, ये ना उसकी सेना में था, शेरशाह सूरी की सेना में। शेरशाह सूरी का ना अकाउंटेंट था ये। शेरशाह सूरी याद है ना? तो शेरशाह सूरी के पास था ये, उसका अकाउंटेंट था। जब शेरशाह सूरी खत्म हो गया तो ये किसके पास आके मिल गया? अकबर के पास आके मिल गया। ठीक है ना। ठीक है। तो ये क्या देखता था? ये राजस्व वगैरह देखता था कि भाई टैक्स कितना आया, रेवेन्यू वगैरह देखता था ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करता था। ठीक है। और ये सब चलो छोड़ दो। मानसिंह की बात करते हैं, मनसबदार थे। ठीक है। और आपको मैंने बताया ये राजपूत था, इसकी सिस्टर से शादी हुई थी, है ना, तो उसके कारण से उसको शामिल किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना, ये जो कवि ये महान कवि था, बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां याद है ना, इसका संरक्षक। ठीक है। अच्छा, अब्दुल रहीम खाने खाना जो थे ये जन्म से तो मुस्लिम थे, लेकिन कृष्ण के क्या थे ये? भक्त थे ये। ठीक है ना। बाबर नामा का फारसी में अनुवाद किया था इन्होंने। ठीक है। बाकी इतना नहीं है। प्रशासन काली व्यवस्था ये इतना खास नहीं है इतना। ये पता क्या है? ये टर्म्स है एक्चुअली अकबर का जो प्रशासन संभालने वाले जो लोग थे ना उसको लेकर के। तो ज़्यादा कुछ नहीं आता, PYQ लगा लो थोड़ा बहुत, वही बहुत है। और क्या क्या कह रहा है? अकबर द्वारा मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया गया था, 12 हिस्सों में इसको बांटा गया था। इलाहाबाद, अहमदाबाद, काबुल, आगरा, बिहार, लाहौर, अवध, बंगाल, मालवा, अजमेर, दिल्ली। और इन सूबों का जो है ना किस तरह से मैनेजमेंट होता था वो सारा का सारा जो है उसके पास जाता था। अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर। इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थोड़ा सा अकबर का, आजकल आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी वो अजमेर की दरगाह पे कह रहे हैं कि मंदिर है।